हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन एस के करंट अफेयर्स जो कि हमारी मई मंथ की है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मई मंथ में पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ। यहाँ पे हमारी 3 आर्टिकल है जो कि काफ़ी अच्छी है। एक तो है यहाँ पे हम लोग देखने वाले कि 7th शेड्यूल में कुछ रिफॉर्म किया गया है। तो इसे लास्ट लेसन में भी मैं डिस्कस की थी, यानी कि प्रीवियस मंथ में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि 7th शेड्यूल में प्रपोजल हुआ है कि कुछ यहाँ पे चेंजेस करनी है। तो उन सारे चेंजेस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे डेथ पेनल्टी और जो यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट है, इसके बारे में काफ़ी अच्छी आर्टिकल है, तो इसे हम लोग यहाँ पे देखने वाले। एंड देन यहाँ पे सेडिशन अगेन न्यूज़ में रहा है, तो इसके बारे में जो भी फैक्ट्स एंड फिगर है वो फिर से रिवाइज हो जाएगा आपका। और लास्टली यहाँ पे शॉर्ट जो न्यूज़ होते हैं उसे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इस मंथ से मैं अगेन जो है आप लोग की रिक्वेस्ट पे जो क्वेश्चन आंसर टर्म था हमारा, उसे मैं स्टार्ट कर दी हूँ। तो स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखा दूँगी। कुछ क्वेश्चन हमारे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के क्वेश्चन बैंक से है, क्योंकि कुछ टॉपिक यहाँ पे ऐसे हैं जो कि रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको एक्चुअली थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा पढ़ना चाहिए और कौन सी टॉपिक जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए या फिर आप स्टेट पीसीएस पे दे रहे हो, तो उसके लिए आपको कौन सी टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पता चलेगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक प्लान है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगी, फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ दिस लेसन हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन के आंसर होंगे उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इसी सारे टॉपिक से रिलेटेड है। फिर उसके बाद आप लोग टॉपिक का जब यहाँ पे डिस्कशन हो जाएगा तो फिर आंसर देने में कंफर्टेबल फील करोगे। तो एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, स्केड्यूल जो है पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये टोटल 12 स्केड्यूल है। तो स्केड्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमेशा यूपीएससी में, प्रीलिम्स में या मेंस में आप देखोगे कि पॉलिटी में स्केड्यूल को कवर किया ही जाता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें कि पूछा जा रहा है कि अंडर विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो ट्रांसफ़र ऑफ ट्राइबल लैंड है वो यहाँ पे प्राइवेट पार्टीज़ को दिया जाएगा फॉर माइनिंग, तो ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। इट मीन्स कि जो यहाँ पे ट्राइबल लैंड है उसको अगर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं किसी प्राइवेट पार्टीज़ को, वो भी माइनिंग के लिए, तो इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये किस शेड्यूल के तहत है? ओके। सेकेंड है कि जो 9th शेड्यूल है वो इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे संविधान में कौन से प्राइम मिनिस्टरशिप के तहत? क्या वो जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, इंदिरा गांधी थी या फिर मोरारजी देसाई थे? नेक्स्ट है आपको बताना है कि सेडिशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सेडिशन कैसा यहाँ पे ऑफेंस है? क्या बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेंस एंड स्टैट्यूटरी क्रिमिनल ऑफेंस? नेक्स्ट है कि क्या पनिशमेंट दी जाती है सेडिशन लॉ के तहत? ये इम्प्रीजमेंट है आपका 3 years, या फिर लाइफ टाइम इम्प्रीजमेंट है, या फिर फाइन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ओके, ये पी यहाँ पे गलत से। तो ये 4 क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। तो रिफॉर्म्स अगर हम लोग देखें 7th शेड्यूल में, तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो एडवोकेट हैं उनके द्वारा ये कहा गया है, यानी कि उनके द्वारा ये आपका देखो कि रिकमेंडेशन दी गई है 7th शेड्यूल में रिफॉर्म करने के लिए। तो पहले 7th शेड्यूल को हम लोग डिटेल में समझते हैं। 7th शेड्यूल जो कि आर्टिकल आप देखोगे 246 के तहत है। यहाँ पे ये कहा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में है। यहाँ पे आप देखो कि 3 लिस्ट होते हैं 7th शेड्यूल के तहत। एक तो यूनियन लिस्ट, सेकंड वन इज स्टेट लिस्ट एंड थर्ड वन इज कंकरेंट लिस्ट। ओके, इन तीनों लिस्ट के तहत आपको देखने को मिलेगा कि कुछ रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे डिफाइन की गई है। यूनियन लिस्ट की बात करें तो इसमें वो सारे यहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कि पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि वो कानून बना सके। वहीं अगर स्टेट लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे वो सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें कि स्टेट लेजिस्लेचर को अधिकार है कि वो कानून बनाए। वहीं अगर कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो कंकरेंट लिस्ट में दोनों को पावर है, स्टेट गवर्नमेंट को भी और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, कि वो जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट के तहत है उसको वो यहाँ पे अपना कानून बना सकते हैं। वहीं अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है कि फेडरल सुप्रीमेसी कहा गया है पार्लियामेंट को, वो भी कंकरेंट लिस्ट में। इन केस अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यहाँ पे पार्लियामेंट की जो कानून है उसको प्रिवेल किया जाता है, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाई जाती है वही यहाँ पे प्रिवेल होगी ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो कानून बनाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 248। देखिए, जितने भी आर्टिकल न्यूज़ में होते हैं और जो भी हम लोग यहाँ पे विजन आईएएस के मैगजीन में डिस्कस करते हैं, ओनली दीज आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा आपको 444 जितने भी आर्टिकल्स है वो सबको बैठ के रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 248 है जिसमें कि रेसिड्यूरी पावर की बात की गई है। अब कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट है ना जो बच गए हैं, वो उसको ना ही स्टेट लिस्ट में रखा गया, ना ही यहाँ पे यूनियन लिस्ट में, ना ही कंकरेंट लिस्ट में। तो कुछ ऐसे भी टॉपिक है, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि उन सारे टॉपिक के लिए किसको पावर है कि वो यहाँ पे कानून बनाएंगे। तो ऑब्वियस है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट को ही पावर है। तो रेसिड्यूरी पावर जो है, पावर यहाँ पे जुरिस्डिक्शन है उन सारे सब्जेक्ट्स का जो कि स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है। अगर सरकरिया कमीशन के हिसाब से देखें तो इनका कहना था कि जो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है ना ही वो एक्सक्लूसिव है, यानी कि नेशनल कंसर्न के लिए नहीं है और ना ही लोकल कंसर्न के लिए है। तो ये एक ग्रे एरिया है। इट मीन्स कि आप देखो कि
कुछ भी ऐसा जो बच गया है सब्जेक्ट, उसके ऊपर अगर कानून बनाना है तो किसको अधिकार है। फाइन, अब देखते हैं कि जो 7th शेड्यूल को हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है उसका क्या मीनिंग है और कितना रैशनल है ये। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि बाकायदा हमारा एक इतना बड़ा देश है जो कि एक डाइवर्स इन नेचर है, तो इसमें हमारी सारी चीज़ों को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ 28 अगर स्टेट्स है तो स्टेट गवर्नमेंट है, तो इन सबको अपना अपना पावर बता दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिया गया है। तो एक अच्छी तरीके से यहाँ पे डिवीज़न हो चुकी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 3 लिस्ट है। तो यूनियन लिस्ट है जिसे लिस्ट 1 कहते हैं, लिस्ट 2 आपका यहाँ पे स्टेट लिस्ट है और लिस्ट 3 आपका यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि सबको काम बता दिया गया है कि आपको इसी टॉपिक पे यहाँ पे कानून बनाना है, आपके पास इतने सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको कानून बनाना है। तो ये क्या हो गया कि एक बहुत अच्छी तरीके से आप देखो कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर हो गया। तो यहाँ पे यूनियन लिस्ट में आप देखो तो 100 आइटम्स है टोटल, ठीक है। पहले यहाँ पे ओरिजिनल जो है वो 97 थे, बट टाइम टू टाइम यहाँ पे ऐड किया गया, तो आज की डेट में यहाँ पे 100 है। वहीं अगर स्टेट लिस्ट में देखें तो स्टेट लिस्ट में टोटल 61 है और पहले यहाँ पे 66 था। तो 66 पहले था क्यों और घट कैसे गया, यहाँ पे तो बढ़ गया, यहाँ पे घट गया। तो स्टेट लिस्ट की जो 5 यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट थे जिसको कि ट्रांसफ़र कर दिया स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में, तो इसलिए यहाँ पे ओरिजिनली 47 थे कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट, उसके बाद में यहाँ पे 5 ऐड किया गया तो 52 हो गए। तो इससे थोड़ा ध्यान रखिएगा। फाइन, अब देखिए कितना रैशनल है। तो सबसे पहले कहा गया है कि यहाँ पे यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को इंश्योर किया गया है। इट मीन्स कि आप देखो कि पार्टीशन के कारण क्या है कि नेशनल इंटीग्रेशन पे हम लोग ज़्यादा एम्फेसाइज़ किए कि ऐसा नहीं है कि पार्टीशन हो गया है और हमारे देश में आप देखो कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, बहुत तरीके के, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारा अलग है, तो कुछ अलग अलग भी है, लेकिन हम लोग जो है अलग अलग राज्य है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर यूनिटी होनी चाहिए। तो उस चीज़ की जो फीलिंग्स है उसको बरकरार रखने के लिए इस तरीके का यहाँ पे 7th शेड्यूल लाया गया है। साथ ही रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस है, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि स्टेट गवर्नमेंट को ये काम करना है, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं कहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को काम करना है। तो हर कोई अपने अपने लेवल पे एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के तौर पर वो काम करे, तो गवर्नेंस बेटर होनी चाहिए, जिसके लिए यहाँ पे आप देखो कि ये पार्टीशन किया गया है। साथ ही अगर देखें तो एक बैलेंस्ड है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। 7th शेड्यूल जो है वो यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर जो भी यूनियन गवर्नमेंट की है उसको यहाँ पे फेवर करता है कि एलोकेट किया जाए, जिससे कि हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख सकें नेशनल लेवल पे, और साथ ही साथ डाइवर्सिटी को भी प्रमोट किया जाता है। तो एलोकेशन जो यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर का है स्टेट में, इससे क्या है कि कल्चर ऑटोनॉमी जो है वो प्रमोट हो सकता है। इससे आप देखो कि यूनिक डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में किस तरीके से डाइवर्सिटी है। आप देखो 28 राज्य है, तो 28 राज्य में अलग अलग तरीके का आपका पॉपुलेशन का नंबर है, अलग तरीके के लैंग्वेज है, अलग तरीके के क्विज़िन है, अलग तरीके के उनका जो है कल्चर है, अलग तरीके के जो है उनकी ड्रेसिंग सेंस है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द जो स्टेट है ये काफ़ी वैरी करते हैं। तो इन सारे टर्म्स में अगर हम लोग देखें तो डाइवर्सिटी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। तो इससे आप देखो कि अगर हर एक राज्य को एक राज्य मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट को इस तरीके से पावर मिला है कि आप कानून बना सकते हैं, तो वहाँ के बेसिस पे बनाएंगे कि वहाँ पे किस तरीके के लोग हैं, कैसा खाना पसंद करते, कैसा रहना पसंद करते, तो कानून भी उस तरीके का बनेगा। तो इससे क्या होगा कि और डाइवर्सिटी हमारे यहाँ प्रमोट होगी। साथ ही अदर्स भी है, जैसे कि अगर हम लोग जॉइंट कमेटी रिपोर्ट देखें 1934 का, तो ये काफ़ी नेसेसरी था कि यहाँ पे बताया गया था कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि जो प्रोविंसेस थे, आज की डेट में स्टेट कहते हैं लेकिन इसको प्रोविंसेस कहा गया था, तो ये ट्रूली ऑटोनोमस है, बिल्कुल ही स्वतंत्र है, जिसमें कि उनकी जुरिस्डिक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो पाई, ये सारी चीज़ें आप देखो कि स्टेट और ये जो यूनियन के बीच में ये सेपरेशन ऑफ पावर से इसके कारण हो पाई। लेकिन चलिए ठीक है, इतनी सारे पॉइंट्स तो हम लोग देख लिए कि बिल्कुल ही बेटर है, बहुत ही रैशनल है 7th शेड्यूल, बट आज की डेट में हम लोग इसको रिफॉर्म क्यों करना चाह रहे हैं, क्यों? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है आर्केड, यानी कि आज की डेट में अगर हम लोग 7th शेड्यूल में देखें तो यहाँ पे यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट है, जो कि इसको कहाँ से लाया गया, तो पहले एक कानून था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जो कि हमारे आज़ादी से पहले ये ब्रिटिशर्स की कानून थी, तो उस कानून से हम लोग जो है इसको फॉलो किए हैं। अब हमें इसे अपडेट करने की ज़रूरत है क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा बीत चुका है। तो ये एक पहली पॉइंट होती है, हर एक टाइम आप देखो कि हमारे हर एक कानून में कुछ चेंज लाया जा रहा है, क्योंकि ये कहा गया कि जो अंग्रेज़ों के टाइम पर जो भी कानून बनाया गया उसको हम लोग आज तक ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। सब कुछ चेंज हो चुका है, हर एक सिनेरियो चेंज हो चुका है, तो फिर कानून में कुछ मॉडिफिकेशन क्यों नहीं है। फाइन। सेकेंड है कि सर्विस डिलीवरी, आप देखो हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं इनकी डिमांड बढ़ती गई है, जो पब्लिक गुड्स है उसकी डिलीवरी भी बढ़ती गई है, बट अगर हम लोग देखें कि फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज़, इनके बिना काफ़ी चीज़ें जो है वो अनेबल है कि हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर सकें।
थर्ड इज सेंट्रलाइजेशन, यानी कि बहुत सारे आइटम्स हैं जिनको कि यहाँ पे आप देखो स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में आपका भेज दिया गया। जैसे कि अभी मैंने बताया कि 5 जो सब्जेक्ट्स थे पहले स्टेट लिस्ट में था, अब उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया कंकरेंट लिस्ट में। इट मीन्स कि ये देखा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर को कम किया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को ज़्यादा बढ़ाया गया। जो 5 टॉपिक यहाँ पे इस कंकरेंट लिस्ट में रखा गया, तो इसमें तो सेम बात है कि हाँ चलो स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर है, लेकिन एक्स्ट्रा पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गया ना। और साथ ही साथ हमारा आर्टिकल 248 ये भी कहता है कि अगर दोनों की कानून में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसको प्रिवेल किया जाएगा। इट मीन्स कि इससे क्या है कि एक सेंस ऑफ सेंट्रलाइजेशन जो है वो यहाँ पे बढ़ रहा है, जहाँ हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। क्योंकि आप देखो कि जब हमारे यहाँ पंचायती राज शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 ऐड किया गया, तो ये कहा गया कि हमारे देश में डिसेंट्रलाइजेशन की जो फिलॉसफी है उसको हम लोग यहाँ पे प्रमोट करेंगे। बट इस तरीके का 7th शेड्यूल कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये सेंट्रलाइजेशन है। फाइन, अब आप देखो कि शिफ्ट किया गया है कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट, जैसे कि फॉरेस्ट एंड एजुकेशन है, तो ये पहले स्टेट में था, अब कंकरेंट लिस्ट में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कि डोमिनेट पोजीशन ऑफ सेंटर, क्योंकि सेंट्रल लॉज जो है वो हर एक केस में आप देखो कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है स्टेट लॉज के साथ तो यहाँ पे प्रिवेल करता है, तो कहीं ना कहीं डोमिनेंट नेचर है। साथ ही एप्रोप्रिएट प्लेसमेंट है, यानी कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो इंट्रीज़ वगैरह है, काफ़ी इंट्रीज़ देखते हो आप, तो इंट्रीज़ जो होती है या न्यू इंट्रीज़ होती है उसको ऐड करने की ज़रूरत है, वो भी 3 लिस्ट में। साथ ही सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट आप देखते हो कि फेडरल टेंशन्स जो है, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी टेंशन्स आपको हमारे देश में देखने को मिलेगा। तो हमारे राज्यों का डिमांड है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी फील करें। फर्दर जो है उनकी जो ज़रूरत है, यानी कि जो 7th शेड्यूल में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, उसको वो हमेशा जो है स्टेट गवर्नमेंट हाईलाइट करते रहते हैं। तो क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड में क्या है? तो वे फॉरवर्ड में आप देखो कहा जा रहा है कि एक हाई पावर्ड कमीशन बनाने की ज़रूरत है, यानी कि यहाँ पे एक एमिनेंट लॉयर्स होनी चाहिए, एक अच्छे जुरिस्ट होने चाहिए जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, जिससे कि वो यहाँ पे एग्जामिन कर सके कि लिस्ट 1 और लिस्ट 3 में क्या क्या इंट्रीज़ है और उसके बेसिस में यहाँ पे जो है रिकमेंडेशन दे। देन यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए। इट मीन्स कि एक अच्छा खासा फोरम यहाँ पे बनाने की ज़रूरत है, जो कि हमारे सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी डायलॉग है वो यहाँ पे बेटर तरीके से निकल कर आए, जिससे कि हमारा जो एक फंडा चलता है ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इट मीन्स कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसको तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल ही बेटर तरीके से करेंगे, लेकिन उसके अलावा एक कोऑपरेटिव होना चाहिए, यानी कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट होकर चलना चाहिए। उसके बाद सरकरिया कमीशन की भी कुछ रिकमेंडेशन है, जो कि 1998 का रिपोर्ट है। इसमें रेसिड्यूरी पावर में ये कहा गया है कि इसको ट्रांसफ़र करना चाहिए, यानी कि रेसिड्यूरी पावर जैसे आज के डेट में यूनियन लिस्ट में है, तो इसको भी कंकरेंट लिस्ट में रख देना चाहिए। दोनों के पास पावर दो ना, ऐसा क्यों है कि जो सब्जेक्ट बच गया है वो पूरा का पूरा पार्लियामेंट को ही पावर दे दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से वो कानून बनाएंगे। नेक्स्ट है कंकरेंट लिस्ट, तो यहाँ पे कहा गया कि स्टेट को भी यहाँ पे सेंटर के द्वारा कंसल्ट करना चाहिए जब यहाँ पे जो भी एक्सरसाइजिंग पावर है, यानी कि अगर यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट में जो भी अगर कानून बना रहे हैं तो वो ऑलरेडी अगर किसी स्टेट में उस तरीके का कानून है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सा तो कंसल्ट करना चाहिए ना। तो ये बातें कही गई है। पीरियोडिक रिव्यू है, यानी कि टाइम टू टाइम रिव्यू करने की ज़रूरत है। साथ ही ट्रांसफ़र ऑफ एंट्रीज़ है, जैसे MM पूंची कमीशन 2010 के हिसाब से देखें तो ये कहा गया है कि सेंटर को यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफ़र करना चाहिए सब्जेक्ट जो कि कंकरेंट लिस्ट में है, जो कि आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम लोग यहाँ पे एक बेसिक इश्यूज़ की बात करते हैं कि एक बेसिक इश्यूज़ में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, अब ये कहा गया है कि 7th शेड्यूल के बारे में और भी जाना है तो वीकली फोकस डॉक्यूमेंट है इनका, यानी कि 1 वीक का यहाँ पे डॉक्यूमेंट आता है, तो उस पर इनके द्वारा कहा जा रहा है कि उसको रेफ़र कर लें। तो कई बच्चों के द्वारा आप लोग जो है इसको भी रिकमेंड कर रहे हो कि वीकली फोकस डॉक्यूमेंट जो है उसे भी मैं लेकर आऊँ, तो देखती हूँ कि आगे चलकर किस तरीके का प्लान बनता है। अगर ऐसा है कि मैं पहले खुद ही गो थ्रू हो लूँगी, मुझे लगेगा कि ये वीकली फोकस जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो ये मंथली मैगजीन से थोड़ा डिफरेंट है या फिर उसमें थोड़ा डिफरेंट कंटेंट है, तो मैं उसे ज़रूर संडे जो है डिस्कस कराने का कोशिश करूँगी। बट मुझे लगेगा कि वो सारे कंटेंट सेम ही है तो फिर कोई मतलब बनता नहीं है। ओके, किसी एक ही मैगजीन को फॉलो कीजिए, ये नहीं कि वीकली अलग करें, डेली अलग करें, मंथली अलग करें। इतना बर्डन क्यों बढ़ाना, इतना टाइम भी नहीं होता है, आप रिवाइज भी नहीं कर पाओगे, सिर्फ मटेरियल्स के पीछे भागते रह जाओगे। अल्टीमेटली यही होता है। चलिए देख लेते हैं कि 7th शेड्यूल का इवोल्यूशन कैसे हुआ। सबसे पहले 1861 में जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स का शासन था, तो उस समय इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का निकल कर आया, जिसमें कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था और जिसमें कि सब्सटेंशियल इंडियन रिप्रेजेंटेशंस जो है वहाँ देखने को मिला। देन यहाँ पे 1882 में लॉर्ड रिपन रेजोल्यूशन है, जिनके द्वारा इलेक्टेड म्यूनिसिपल काउंसिल और रूरल जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। देन हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 है, जिसमें कि प्रोविंशियल जो काउंसिल्स है उनको एम्पावर किया गया। फिर 1919 है, जिसमें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंट्रोल है प्रोविंसेस के ऊपर उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया गया। फिर
फिर 1935 है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो प्रोविज़न है उसको हम लोग ने फॉलो किया है। तो 1935 में क्या है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर के बारे में रखा गया, 3 लिस्ट बाकायदा जो है इस कानून के तहत रखा गया, जिसको हम लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे 7th स्केड्यूल को अमेंड किया जा रहा है। तो प्रोसीजर क्या है कि हम लोग स्केड्यूल को अमेंड करें। ठीक है, आर्टिकल को अमेंड करना तो जानते थे, बट किसी स्केड्यूल को अमेंड करना, क्या आज तक कोई स्केड्यूल अमेंड हुआ है? नहीं हुआ है। तो इसलिए ये समझिए कि अमेंडमेंट कैसे होगा किसी स्केड्यूल का। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे एक बाकायदा आर्टिकल है, आर्टिकल 368 पार्ट 20 में, उसी के तहत हमारी जो है स्केड्यूल को भी अमेंड किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे क्या ज़रूरत है कि तो पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत है। इट मीन्स की मेजोरिटी कितनी, तो हाउस के जो टोटल मेंबरशिप है उनकी मेजोरिटी, और मेजोरिटी जो कि 2/3 मेंबर यानी कि जो प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उससे कम तो नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर, जो हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर है, उनकी भी कंसेंट की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी। अगर यहाँ पे आप देखो कि 28 राज्य है और 14 राज्य भी अगर यहाँ पे कह देते कि ठीक है ये आप अमेंड कर दो, तो कर दिया जाता है। यहाँ पे कोई और ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है। अदर प्रोविज़न देखिए जो कि इस तरीके से अमेंड हो सकता है, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, उसके मैनर, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर जो कि यूनियन और स्टेट के बीच में, साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। फाइन, इससे रिलेटेड कुछ डॉक्ट्रिन है। तो एक डॉक्ट्रिन है यहाँ पे पिच एंड सब्सटेंसेस का। तो पिच कहने का मतलब है कि ट्रू नेचर, और सब्सटेंस मीनिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एसेंशियल पार्ट होता है समथिंग का। एक्चुअली इस डॉक्ट्रिन में ये कहा गया है कि जब भी क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या पर्टिकुलर लॉ जो है वो रिलेट है पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कि नहीं, तो कोर्ट इसको देखते हैं, यानी कि इस मैटर को देखने का अधिकार कोर्ट के पास है। अब सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस हैं इस तरीके के, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ पिच एंड सब्सटेंसेस का। तो ये कलकत्ता गैस कंपनी केस है, इंडिया सीमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु है। तो ये सब कुछ केस है जिसको ध्यान रखना है, ये काफ़ी ज़रूरी है, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ पिच एंड सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रू नेचर को एसर्टन करने के लिए, और कुछ लेजिस्लेचर जो कानून बनाने का यहाँ पे कैरेक्टर है उसको यहाँ पे एसर्टन करने के लिए। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल अगर लेजिस्लेशन की बात करें तो एक्चुअली ये एक मैक्सिम के ऊपर बेस्ड है, जिसमें ये कहा गया कि व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट ऑल्सो बी डन इनडायरेक्टली। क्या डायरेक्टली नहीं किया जा सकता है, वो ऐसा काम है जो कि इनडायरेक्टली भी नहीं किया जा सकता है। तो ये कहा गया है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन के द्वारा। ठीक है, साथ ही अगर देखें तो यहाँ पे बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ यहाँ पे मैसूर केस है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि जो रिज़र्व किया जा रहा है 68% जो सीट यहाँ पे स्टूडेंट के लिए रिज़र्व किया जा रहा है, जो यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा आप देखो कि आर्टिकल 14 जो है वो वायलेट हो रहा है। और साथ ही साथ 15(4) में, यानी कि यहाँ पे रिजर्वेशन की बात की जाती है, अगर किसी बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं तो उनको यहाँ पे आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 के तहत रिजर्वेशन मिलेगा, वो भी एजुकेशन सेक्टर में। तो ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है। तो ये दो तरीके के यहाँ पे डॉक्ट्रिन है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल जो लेजिस्लेशन है ये आपका किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है ना, उसी से ये बनाया गया है। फाइन, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट 7th स्केड्यूल। आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा, और इसमें जितने भी पॉइंट्स है, कुछ न्यू पॉइंट्स है, वो आप लोग के सामने यहाँ पे पिक्चर क्लियर हो चुका होगा। फाइन, तो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, जो कि है डेथ पेनल्टी कैपिटल पनिशमेंट। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे सुओ मोटो केस लिया गया है, और एक रिव्यू यहाँ पे ओपन अप किया गया है, जिसमें कि जो कोर्ट के द्वारा डेथ पेनल्टी यहाँ पे दी गई थी। तो डेथ पेनल्टी कहने का मतलब है कि कैपिटल पनिशमेंट, यानी कि किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई ऐसा सज़ा करना जिससे कि यहाँ पे जो है फांसी देने की यहाँ पे सज़ा दी जाती है। तो एक प्रैक्टिस है जो कि कानून के द्वारा दिया जाता है ऐसे इंसान को जिनको कि यहाँ पे फांसी लटका देनी है। ठीक है, तो अगर हम लोग डेथ पेनल्टी इन इंडिया और इसके लिए फ्रेमवर्क अगर हम लोग देखें तो इंडिया आप देखो उन कुछ कंट्रीज़ में से है जिसमें कि कैपिटल पनिशमेंट जो है वो डिफरेंट लॉज के तहत है, और सीरियस ऑफेंसेस आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग 2021 के तहत देखें तो ऐसा कहा गया है कि 488 जो प्रिजनर है, जो जेलर है, वो डेथ रो में है इंडिया में, और सीरियस ऑफेंसेस, काफ़ी सीरियस अपराध उन्होंने किया है, इसलिए उनको डेथ पेनल्टी मिला है। ठीक है, पंजाब और मध्य प्रदेश में आप देखो तो डेथ पेनल्टी जो है वो यहाँ पे कॉजिंग डेथ, यानी कि अगर यहाँ पे तो जो स्पिरियस लिकर है उनका यहाँ पे सेवन करने से अगर यहाँ पे डेथ होता है तो भी यहाँ पे डेथ पेनल्टी जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते होंगे नकली शराब वगैरह चलता है, तो ये सब पिला के भी किसी को मार दिया जाता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे डेथ सेंटेंस मिलेगा। 1980 में क्या था, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब,
जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी रखा गया था डेथ पेनल्टी। इट मीन्स कि इसमें डिबेट और डिस्कशन आप देखते हो कहीं लंबे समय तक चलते आ रहा है कि डेथ पेनल्टी जो है वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक रीजनेबल प्रोसीजर सेफगार्ड भी है और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो ना ही ये आर्बिट्री है ना ही इससे एक्सेसिव जो डिस्क्रिशन पावर है वो जजेस को दिया जा रहा है। इट मीन कि जजेस जो है ऐसा नहीं है कि अगर डेथ पेनल्टी हमारे देश में अगर लीगलाइज है, लीगलाइज तो है ही क्योंकि कानून के तहत है, लेकिन अगर डेथ पेनल्टी यहाँ पे अनेबल किया जाता है कि हाँ आप जजेस को कि आप यहाँ पे दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जजेस जो है अपनी डिस्क्रिशन पावर यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और ऐसा नहीं कि जिससे दुश्मनी है उसको फांसी की सज़ा दे ही देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, साथ ही आप देखो कि यहाँ पे फ्रेमवर्क है फॉर फ्यूचर सेंटेंसिंग जजेस का, जब भी वो यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर डेथ सेंटेंस जो है वो अगर इसके बीच में डिसाइड करते हैं तो इन सब बातों में देखेंगे कि डिफरेंस क्या है लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ सेंटेंस के बीच में। लेकिन अगर आप देखो कि 40 ईयर्स के बाद जो जजमेंट होता है ये फ्रेमवर्क जो है सब्जेक्टिव हो जाता है और मिस रिप्रेजेंटेटेड भी होता है, यानी कि सही तरीके से रिप्रेजेंट भी नहीं किया जाता। अब आप लोग ये बताइए सोच के कि इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, यहाँ पे आर्गूमेंट है फॉर एंड अगेंस्ट में कि डेथ पेनल्टी हमारे देश में देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, देनी चाहिए तो किस किस टर्म में देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए तो क्यों नहीं देनी चाहिए। एक बार यहाँ पे वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोच तो लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आर्गूमेंट किया जाता है डेथ पेनल्टी देने के लिए, तो सबसे पहली बात है डिटरेंस क्रिएट करना। आप समझो कि जो क्राइम करते हैं उनका माइंडसेट कैसा होता होगा कि जो किसी भी तरीके का क्राइम करते हैं, जो किसी की मर्डर तक कर देते हैं और इतनी हीनियस क्राइम भी करते हैं। इट मीन्स कि उनको डर ही नहीं है किसी चीज़ से। तो सबसे पहली बात है कि ह्यूमन बीइंग में डर पैदा करना, एक डिटरेंस होगा। अगर डेथ पेनल्टी है, अगर कोई इंसान किसी की जान लेता है तो उसको भी ये पता होना चाहिए कि उसकी भी जान चली जाएगी बहुत ही कम टाइम में। तो इस चीज़ का अगर डर रहेगा ना तो लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो इसलिए डिटरेंस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जापान में अगर हम लोग देखें तो 3 प्रिजनर्स जो है वो पर ईयर एग्जीक्यूट किया जाता है और फिर यहाँ पे आप देखो अगर गलत काम करते हो तो ठीक है। और फिर रेट्रिब्यूटिव जस्टिस है। कैपिटल पनिशमेंट एक तरीके का फॉर्म ऑफ रेट्रिब्यूशन है कि पब्लिक को गिल्टी फील हो, वो जो भी तरीके का अगर क्राइम किए हैं उसको उसके लिए पनिश किया जा रहा है तो एक समय के बाद, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उनको ये गिल्ट फील होना चाहिए कि उन्होंने कितना बड़ा क्राइम किया। ठीक है, तो देखिए एक साइकोलॉजिकल क्लोजर भी लाता है यहाँ पे डेथ पेनल्टी। साथ ही प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी है। जस्टिस यहाँ पे डिमांड किया जाता है, लेकिन जस्टिस जो है जब तक उस तरीके का जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देखो अगर किसी की जान चली जाती है तो इट मीन्स की लाइफ फिनिश हो गई। तो वैसे लोगों को, वैसे क्रिमिनल्स को जो है, वो लोग नहीं होते तो जानवर ही होते होंगे, तो वैसे क्रिमिनल्स को जो है किसी भी तरीके से बख्श नहीं देना चाहिए। फाइन, विल ऑफ द सिटीजन है। कई बार आप देखोगे 2012 में एक सर्वे भी किया गया था जिसमें ये बताया गया कि मोर देन 70% जो इंडियंस है वो इसके फेवर में है कि हाँ हमारे देश में कैपिटल पनिशमेंट को कंटिन्यू रखना है। साथ ही यहाँ पे पुलिस को भी काफ़ी इंसेंटिव्स दी जाती है। देखिए जो कैपिटल पनिशमेंट का डर है ना, ये इंसेंटिवाइज करता है प्रिजनर्स को ऑन डेथ रो, जिससे कि पुलिस को काफ़ी हेल्प हो पाती है कि जो सेंटेंस है यानी कि प्ली बार्गेनिंग वगैरह जो यहाँ पे होता है, यानी कि आप देखो कि ऐसा भी होता है कि यहाँ पे कॉम्पेंसेट किया जाता है कि आप जो है आपकी जो सज़ा मिली है या फिर आपको जो यहाँ पे इम्प्रिजमेंट हुआ है, कुछ भी अगर आपको यहाँ पे सज़ा मिला है तो उसका भी कॉम्पनसेशन होगा या फिर कोई सेंटेंस वगैरह को रिड्यूस करने का भी यहाँ पे होता है। तो इससे पुलिसों को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप देखो कि हेल्प मिला है। फाइन, अब एथिकल इश्यूज़ देखते हैं कि डेथ सेंटेंस से क्या क्या एथिकल इश्यूज़ निकलता है। देखिए सबसे पहली बात कही जा रही है कि डेथ पेनल्टी जो है ये बिगेस्ट डेटरेंट है। तो नो स्टैटिस्टिकल प्रूफ, यानी कि मैं अभी जो कही कि डर पैदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम लोग कहते हैं कि डेथ पेनल्टी अगर दे दिया जा रहा है तो इससे अगले क्रिमिनल के माइंड में जो है वो डेटरेंस क्रिएट हो गया, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है और कोई यहाँ पे अभी तक ऐसा डेटा के फॉर्म में प्रूफ भी नहीं है। सेकंड है कि नो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ रेट्रीब्यूशन। अगर हम लोग सिविलाइज सोसाइटी में देखें जो कि डेथ पेनल्टी रिप्रेजेंट करता है कि आँखों के आँखों में, यानी कि आई ऑफ एन आई फॉर एन आई, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि एक सपोर्टिव एविडेंस की कमी होती है। ठीक है, तो आप लोग देखो कि यहाँ पे डेथ पेनल्टी जो है ऐसा कुछ खास इससे नहीं देखने को मिला है कि जो भी देश में दिया जाता है डेथ पेनल्टी तो उससे जो है क्राइम कम हुए हैं या फिर कुछ भी। मोरालिटी कहा जा रहा है डेथ पेनल्टी का, तो ये काफ़ी क्वेश्चनेबल होता है। ये हमारे ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट में है और बहुत सारे जो राइट टू लाइफ है, यानी कि आर्टिकल 21 के तहत ये कहा गया है कि जीने का अधिकार है, तो ऐसे ही डेथ पेनल्टी देकर जो है किसी की जान नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें कही जाती है कि एक तो ह्यूमन डिग्निटी है और दूसरी कि राइट टू लाइफ का वॉल्यूशन है।
साथ ही अगर हम लोग देखें तो डेथ पेनल्टी जो है उस ग्राउंड में यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है जिससे कि आप देखो कि पुलिस जो है काफ़ी वॉरिसम होते हैं, यानी कि आप देखते हो कि पुलिस के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर होता है। अगर किसी तरीके खूंखार क्रिमिनल्स को अगर पकड़ना हो, उनको डेथ पेनल्टी देना होता है, तो इससे क्या होता है कि पुलिस का आधा टेंशन खत्म हो जाता है। चलो वो क्रिमिनल मर ही गया तो कहानी ही ख़त्म हो जाती है। नहीं तो कई बार आप देखते हो कि ये पुलिस कस्टडी चलते ही रहता है, ये बेल टर्म चलते ही रहता है, फिर बहुत तरीके की थ्रेटनिंग वगैरह भी मिलते हैं, ना ही पुलिस को बल्कि उनकी फैमिली को भी। साथ ही रिस्टोरेटिव और रिहैबिलिटिव एस्पेक्ट है जस्टिस का, जो कि जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है अप्रोच किया जाता है बहुत तरीके के यहाँ पे पर्सपेक्टिव में। फॉर इंस्टेंस आप देखो कि एजुकेशन जो है आज के डेट में इंक्रीज़ हो रही है, सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है लोगों की वो इंक्रीज़ हो रही है, इवन सीरियस क्राइम जो है हमारे यहाँ डिक्लाइन हो रही है। 1992 से ये कहा गया है कि इंडिया में जो है डिक्लाइन देखने को मिला है जो मर्डर रेट है। तो पता नहीं ये ऑन पेपर किस तरीके से हिसाब से कहा जाता है, बट क्या आपको एक्चुअली ऐसा लगता है कि हमारे देश में क्राइम कम हो रहा है? तो ये सारी बातें हैं। अदर इश्यूज़ अगर हम लोग डेथ पेनल्टी में देखें तो ये कहा गया है कि ऑब्जेक्टिविटी की कमी है, क्योंकि कोई यहाँ पे कंक्रीट फ्रेमवर्क नहीं है, कानून यहाँ पे है ही नहीं कि किस तरीके से डेथ पेनल्टी के लिए एविडेंस कलेक्ट करना है, या फिर कुछ और फैक्टर्स भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। प्रोसीजर जो यहाँ पे फेयरनेस है उसकी कमी बताई जा रही है। आप देखो कि डेथ पेनल्टी में कहीं ना कहीं डिस्क्रिशन पावर निकल कर आता है, और ये हमेशा कहा गया है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में डेथ पेनल्टी हमारे देश में देना है, यानी कि ऐसा केस जो कि कभी हुआ ही नहीं है। अधिकतर जो है देशों में उस तरीके का क्राइम देखने को नहीं मिलेगा। जैसे निर्भया केस था, तो निर्भया केस में डेथ पेनल्टी मिले थे उनके जो भी गुनहगार थे, तो वो ऐसा कहा जा रहा था कि वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में काउंट हो गया, तो वैसे में ही देना है। साथ ही लैक ऑफ इंटीग्रिटी है, एज ए मीडिया प्रेशर रहता है। कई बार आप देखते हो कि जैसे वो हैदराबाद जो रेप केस हुआ था जिसमें कि इनकाउंटर कर दिया गया था पुलिस के द्वारा, तो देखिए काफ़ी मीडिया का भी प्रेशर रहता है। इस तरीके के प्रेशर के कारण भी जो है इंटीग्रिटी की कमी देखने को मिली है। एडवर्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, स्ट्रक्चर और सिस्टमेटिक इश्यूज़ देखिए जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, इनफेक्टिव यहाँ पे प्रोसिक्यूशंस है, तो यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा एडवर्स है। साथ ही लॉन्ग डिले है। एक तो आप देखो कि अगर आप लोग को अंडर ट्रायल में ही लोगों को भेजना है तो अंडर ट्रायल का टाइम यहाँ पे 60 डेज़ होता है, बट हमारे यहाँ 2 साल 3 साल हो जाते हैं, लोग जेल में पड़े रहते हैं, उनका फिर भी ट्रायल नहीं होता है कि, और ये नहीं डिटेक्ट हो पाता और ये नहीं सिद्ध हो पा रहा है कि वो सच में कल्प्रिट है कि नहीं है। 20 साल 30 साल लग जाते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल आपने देखा होगा। अभी रिसेंट में भी कोई एक था जिसकी कि 20 ईयर्स हो चुकी थी, और ये 20 ईयर्स के बाद ये जजमेंट निकल कर आया कि उन्होंने किसी का मर्डर नहीं किया था। तो आप समझ सकते हो कि हमारे यहाँ डिले होने के कारण भी जो है काफ़ी प्रॉब्लम अराइज होते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि डेथ पेनल्टी के बारे में। तो डेथ पेनल्टी अगर देखें तो 108 कंट्रीज़ हैं जिनके द्वारा यहाँ पे डेथ पेनल्टी को एबॉलिश कर दिया गया। 8 कंट्रीज़ हैं जिनके द्वारा डेथ पेनल्टी फॉर ऑर्डिनरी क्राइम, छोटा मोटा क्राइम कर लिया तो उनके लिए डेथ पेनल्टी नहीं दिया जाएगा, इसके लिए यहाँ पे जो है आपका एबॉलिश किया गया। और 28 कंट्रीज़ हैं जिसमें कि डेथ पेनल्टी को प्रैक्टिस में यहाँ पे आपका जो है एबॉलिश कर दिया गया। 55 कंट्रीज़ है जिसमें कि फिर से डेथ पेनल्टी को रिटेन किया गया है। ठीक है, साथ ही इंटरनेशनल कन्वेंशन देखते हैं। एक तो यहाँ पे आप देखो कि डेथ पेनल्टी जो है ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा अपोज किया जाता है, और साथ ही सेकंड ऑप्शनल अगर प्रोटोकॉल देखें तो ये है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड एंड 4 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन है 2007 से, जिसमें कि ये कहा गया है कि मोरेटोरियम लगाया गया, यानी स्टे लगाया गया है डेथ पेनल्टी के यूज़ में। तो ये एक बात आती है। साथ ही डेथ पेनल्टी इंडिया में देखें तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे एक कॉज ऑफ कंसर्न है वो है आर्टिकल 21, जिसमें कि ये कहा गया है कि हर एक इंसान को यहाँ पे जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, तो कैसे किसी की लाइफ ले ले। इंडियन पीनल कोड में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये कानून है जिसके तहत डेथ पेनल्टी दी जाती है। नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, NDPS एक्ट है, आर्मी एक्ट है, साथ ही यहाँ पे SC/ST एक्ट है जिसके तहत जो है डेथ पेनल्टी दी जाती है। ठीक है, वहीं अगर आर्टिकल 72 और 161 देखें जिसमें कि यहाँ पे पार्डनिंग पावर दी गई है, यानी कि दया के बेसिस पे जो है प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि हाँ उनकी जो पनिशमेंट है उसको कम कर दिया जाए, तो प्रेसिडेंट को कम करने का अधिकार अंडर आर्टिकल 72 है, एंड सेम पावर गवर्नर को दी गई है, तो गवर्नर को भी अधिकार यहाँ पे 161 आर्टिकल के तहत है। फाइन, लीगल इवोल्यूशन भी आप देख सकते हो डेथ पेनल्टी का। तो यहाँ पे 3 आपका जो है केसेस है। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, जिसमें कि यहाँ पे क्राइम वगैरह को और जो एक्यूज्ड है उसके लिए रखा गया, और डेथ पेनल्टी को रखा गया था और कहा गया था कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही यूज़ किया जाएगा। माची सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, जिसमें कि कुछ मैनर को आइडेंटिफाई किया गया जिसमें कि क्राइम कमिट किया गया था, मोटिव होगा क्राइम करने का, एंटी सोशल नेचर होगा क्राइम करने का। साथ ही शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 है, इसमें ये कहा गया था कि अनरिजनेबल डिले किया जाता है डेथ पेनल्टी में। फाइन, तो ये नहीं होना चाहिए।
तो इस तरीके का लीगल इवोल्यूशन भी आपको देखना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पार्डनिंग पावर जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास है। तो पार्डनिंग पावर यानी कि पार्डन करना, यानी कि बिल्कुल माफ़ कर देना। जो भी यहाँ पे सज़ा मिला है 4 साल की इम्प्रिजमेंट, 5 साल की, या फिर कोई फ़ाइन वगैरह है तो उसे माफ़ कर दिया जाता है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि रिस्पाइट है। रिस्पाइट कहने का मतलब है कि एक लेज़र पनिशमेंट देना इन कंपैरिजन टू द वन प्रिस्क्राइब बाय लॉ, यानी कि कानून के द्वारा अगर मान लीजिए कि कानून में ये कहा गया है कि आपने ये क्राइम किया है तो आपको 5 साल की सज़ा है, साथ ही साथ 50,000 का फ़ाइन है, तो उस चीज़ को जो है थोड़ा कम कर देना, यानी कि चलो 1 साल का ही आपको जो है इम्प्रीजमेंट दिया जाता है। रिप्राइव कहने का मतलब है कि यहाँ पे टेम्प्रेरी पीरियड के लिए सेंटेंस देना, यानी कि टेम्प्रेरी पीरियड जो है जो सेंटेंस दिया जाता है उस पर स्टे लगा देना। और ये स्पेशल कैटेगरी में किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि प्रेग्नेंट वीमेन है या कोई डिसेबल्ड पर्सन है, तो उनको अगर कोई भी सज़ा दिया गया है कि 5 साल का जेल टर्म है तो उनको कुछ समय के लिए स्टे कर देना। साथ ही यहाँ पे रिमीशन की बात करें तो रिमीशन में क्या होता है कि सेंटेंस जो भी यहाँ पे इंसान को दिया गया है, जो भी एक्यूज्ड पर्सन है, अगर उनको 5 साल का सज़ा दिया गया है तो यहाँ पे उनका जो है 1 साल कर देना, लेकिन यहाँ पे जो नेचर है उसको चेंज नहीं करना, ठीक है। और कम्यूट कहने का मतलब क्या होता है कि चेंज कर देना। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे डेथ सेंटेंस दिया गया है तो डेथ सेंटेंस से यहाँ पे क्या है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट कर देना। तो हार्डर वन से लाइटर वन में अगर कन्वर्ट करना है तो प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है वो कम्यूट करते हैं। सो ये 5 तरीके के पार्डनिंग पावर है, इसको ध्यान रखना है। पार्डनिंग पावर आप मर्सी प्ली भी देख सकते हो। तो फॉर ए पर्सन जो भी यहाँ पे कोर्ट के द्वारा कॉन्विक्ट किए गए तो मर्सी प्ली भी देते, एक लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिसोर्ट है, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए एक्यूज पर्सन के पास एक लास्ट उम्मीद है जो कि मर्सी प्ली होता है। तो आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट को ये एम्पावर किया गया है कि आप पार्डन कर सकते हैं, ठीक है, छोड़ सकते हैं कुछ भी आप तरीके का, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का, तो आप यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं। वही सेम यहाँ पे आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर को दी गई है। अब मर्सी पिटीशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो मर्सी पिटीशन कहने का मतलब है कि दया के बेसिस पे जो है यहाँ पे एक मर्सी पिटीशन लास्ट रिसोर्ट के जैसा फाइल किया जाता है इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि वो कुछ अगर उनको लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत जो है एक होता है ना कि इनको बार्गेनिंग करने का अगर है तो हाँ मिल जाएगा, आपको छूट मिल जाएगा। तो ह्यूमन टच के लिए होता है, ठीक है। इससे क्या है कि जो इनोसेंट पर्सन है उनको सेव किया जा सकता है। मान लीजिए कि लास्ट तक जो है किसी तरह फंसा के जो है एक इनोसेंट पर्सन को भी कोई सज़ा मिल गया, लेकिन ऐसा होता है कि इनोसेंट पर्सन के लिए भी यहाँ पे एक हेल्पिंग हैंड ही आप कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कई बार मिसकैरेज ऑफ जस्टिस भी हो जाती है और डाउटफुल कन्विक्शन भी हो जाता है। लेकिन मर्सी पिटीशन के साथ साथ कुछ इश्यूज़ है, जैसे कि इसका कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है कि अगर मर्सी पिटीशन डाला है तो कितने टाइम में आपको जो है ये पता चल जाएगा, बहुत ही लॉन्ग डिले चलता है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, देखिए जुडिशरी में कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी की कमी है और पता ही नहीं चलता है कि मर्सी पिटीशन जो अगर दिया भी गया है तो वो किस बेसिस पे मर्सी दी गई है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि डेथ पेनल्टी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सप्रेशन है स्टेट का, तो हमें ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी जो है उसको डिमांड करना चाहिए। रिसेंट गाइडलाइंस जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है वो ये कहते हैं कि प्रॉपर कंसिडरेशन करने की ज़रूरत है, जिससे कि कुछ सर्कमस्टांसेस हम लोग मिटिगेट कर सके। और इसी के सेम टाइम में आप देखो कि जो स्टेट है उनको भी यहाँ पे प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट से काम करना होगा ह्यूमन राइट्स के लिए। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि जो कुछ कॉजेज़ है फेयर जस्टिस का, हम लोग हमेशा कहते हैं कि एकदम से फेयर जस्टिस होना चाहिए, जो सही है उनके साथ सही हो, कोई किसी भी सही इंसान के साथ कभी गलत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए फेयर जस्टिस के लिए यहाँ पे काम करना ज़रूरी है। जो भी यहाँ पे इश्यूज़ कानून में निकल कर आते हैं उसको सबसे पहले रिजॉल्व करें, ठीक है। साथ ही जो जुडिशियल अप्रोच है उसको कंसिस्टेंट करना होगा। रिस्टोरेटिव और जो रिहैबिलिटिव अप्रोच है, आस्पेक्ट है जस्टिस का, उसको यहाँ पे लेकर आना होगा। कंपेलिंग यहाँ पे जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है डेथ पेनल्टी के लिए, जिससे कि जो एक्सेसिव पनिशमेंट है वो कम हो सके। साथ ही इंश्योर करना है कि जो मर्सी पिटीशन एक्ट है ये फाइनल बुलमार्क है, यानी कि ये फाइनल और लास्ट रिसोर्ट है, इसके बाद कुछ भी तरीके का यहाँ पे नहीं सुना जाएगा। फाइन। सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट यहाँ पे डेथ पेनल्टी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इस पर डिबेट डिस्कशन तो मुझे लगता है अभी आगे भी चलने वाली है। तो इससे रिलेटेड अगर आपका मेंस में प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है तो आई होप कि अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं सिडिशन में। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया है कि 152 ईयर ओल्ड जो सिडिशन लॉ है, ये भी देखो हमारे अंग्रेज़ों के टाइम का बनाया हुआ कानून है जिसको हम लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारा सेक्शन 124A जो IPC का है, ये इफ़ेक्टिवली इनको यहाँ पे स्टे मतलब कि रोक देना है जब तक यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट फिर से इसके प्रोविज़न को रिकंसीडर नहीं करती। तो यहाँ पे IPC का सेक्शन 124A है और ये कहा जाता है कि यहाँ पे उस तरीके के लोगों को अपराध
मतलब कि अपराध की कैटेगरी में रखा जाता है कि अगर कोई इंसान बोलने से, लिखने से या फिर आज के डेट में तो कहीं भी कमेंट कर देने से ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उनमें अगर ऐसा फील होता है कि वो जो है सरकार के विरुद्ध कुछ हेट्रेट फैला रहे हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो उस तरीके के लोगों को जो है उठा के जेल में डाल देना। रॉलेट एक्ट याद होगा, ठीक है, जिसे ब्लैक लॉ भी कहा जाता था, तो रॉलेट एक्ट के जैसा ही ये कुछ कानून है। तो यहाँ पे आप देखो 3 एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ऐड किया गया है इस प्रोविज़न को लेकर कि ये डिसअफेक्शन है। तो यहाँ पे आप देखो कि डिसलॉयल्टी देखने को मिलता है, ऑल फीलिंग्स ऑफ एनमिटी है। तो इस तरीके का अगर यहाँ पे काम किया जा रहा है। सेडिशन की बात करें तो ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस भी है कानून के तहत, जिसमें कि लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया जाता है, यानी कि मैक्सिमम पनिशमेंट यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजमेंट है। और यहाँ पे नॉन बेलेबल कहने का मतलब है कि बेल नहीं दिया जा सकता। कॉग्निजेंस कहने का मतलब है कि वारंट की ज़रूरत नहीं होती है किसी को अरेस्ट करने का। अगर लग रहा है सस्पिशियस है या फिर किसी पे शक जा रहा है तो उसको अरेस्ट कर लेना है। एक पर्सन जो कि इस लॉ के तहत अगर चार्ज किया जाता है तो उसको कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाती है और उनको कभी भी पासपोर्ट नहीं दिया जाता है। तो ये सारे जो है आप देख लो कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लग जाते हैं। 2018 में कहा गया कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है इनके द्वारा एक कंसल्टेशन पेपर यहाँ पे पब्लिश की गई, जिसमें कि रिकमेंड किया गया था कि ये टाइम है कि हमें फिर से रीथिंक करना है और इस तरीके का जो कानून है उसको तो रिपील कर ही देना है। लेकिन देखिए सेडिशन लॉ से फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है यूनिटी ऑफ इंडिया। ये कहा जा रहा है कि इस तरीके का कानून से क्या होता है कि एंटी नेशनल सेसिस्ट और जो यहाँ पे टेररिस्ट एलिमेंट है ये सब यहाँ पे कम हो रहे हैं। साथ ही स्टेबल पॉलिटी है, यानी कि इससे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है कि यहाँ पे कोई भी तरीके का अटेम्प्ट नहीं लिया जाए कि उस सरकार को हटा देना है। जैसे आप देखो कि आज की डेट में मॉब लिंचिंग है या फिर पल में आप देखते हो कि फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि आज की डेट में ऑनलाइन है, ठीक है। आप देखो इंस्टा, ट्विटर ये सब है, जिसमें कि आप कोई भी अगर मैसेज करते हो, कोई भी अगर हेट्रेड फैलाने वाले कमेंट्स वगैरह करते हो तो वो वायरल हो जाता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। और ये इस तरीके से आप देखो कि सामने वाले लोग जो है वो भी कहीं ना कहीं कन्विंस हो जाते हैं और फिर जो है वो भी इस तरीके का सोचने लगते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं ओवरथ्रो ना हो जाए इस तरीके के जो लोग आज की डेट में काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको पकड़ के अगर इस तरीके का सज़ा दे दिया जाता तो कहीं ना कहीं वो ये हेट्रेट वाला काम नहीं फैलाएंगे। पावर ऑफ कंटेम्प्ट भी है। आप देखो कि पावर ऑफ कंटेम्प्ट है, अगर कोर्ट के अकॉर्डिंग देखें कि यहाँ पे जो हमारे देश है और जो सरकार है उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जाता है। साथ ही पब्लिक ऑर्डर में देखें तो यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है। जो कुछ प्रैक्टिसेस है वो डेटर हो रही है, जैसे कि सिविल वॉर हो गया, एक्साइट किया जा रहा है डिससेटिस्फैक्शन, जिससे कि पब्लिक डिस्टर्बेंस वगैरह यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और हमारे देश में जो सॉवरेनिटी है वो भी प्रोटेक्ट होती है, हमारे देश की संप्रभुता सब कुछ, ठीक है। इशू क्या है स्टेट सेडिशन लॉ से? तो सबसे पहले तो ये फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट करी है। हमारी आर्टिकल 19 है जिसके तहत यहाँ पे राइट टू फ्रीडम है, 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम यहाँ पे दी गई है, तो वो सब वॉयलेट हो जाता है। एम्बिग्यूटी है, समझ में नहीं आता है, कुछ भी क्लियर नहीं है कि ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट का मीनिंग क्या है। यहाँ पे क्लियर कट कुछ भी मीनिंग नहीं है। लो कन्विक्शन रेट है, यानी कि अगर हम लोग NCBC के यहाँ पे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के हिसाब से देखें तो ये कहे कि जिन लोगों को यहाँ पे सेडिशन लॉ के तहत पकड़ के जेल में डाला गया है उनको अभी तक जो है आप देखो कि सिद्ध नहीं हुआ है कि हाँ वही लोग ऐसा काम कर रहे थे, ठीक है। मिसयूज़ है इस कानून का, बहुत हद तक आप देखो कि सरकार इसको मिसयूज़ भी कर रही है। बहुत सारे जर्नलिस्ट जो है जैसे कि विनोद दुआ को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था। साथ ही इंटरनेशनल एग्रीमेंट का भी वॉयलेशन होता है यहाँ पे, जैसे कि अभी हमने देखा कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, तो इसका कहीं ना कहीं ये वॉयलेशन हो रहा है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो यहाँ पे क्लियर डेफिनेशन लेकर आओ कि यहाँ पे डिसअफेक्शन, ब्रिंग इनटू हेट्रेड, इन सब की मीनिंग क्या है। फिर प्रोसीजरल सेफगार्ड की बात की जा रही है कि यहाँ पे सेक्शन 124 जो है इसको कोड ऑफ यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत यहाँ पे ऐड करना चाहिए। साथ ही स्प्रैंगली यहाँ पे कहा गया है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि जो सेक्शन 124A है इसको उस केस में इन्वोक कर देना चाहिए जहाँ पे ऐसा इंटेंशन लग रहा है कि इस एक्ट से और इसको अप्लाई करने से पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट हो रहे हैं। साथ ही यहाँ पे स्क्रूटनाइज कंप्लेन भी है, तो जो भी यहाँ आप देखो कि स्क्रूटनाइज किया जा रहा है या फिर क्रिटिसिज्म जो है इसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, तो इसको भी यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। फाइन। अब देखिए कि सेडिशन लॉ अदर कंट्रीज़ में अगर हम लोग देख लें तो यूके में आप देखो कि सेडिशन लॉ जो है वो ऑब्सोलेट है।
नहीं माना जाता। यूएसए में आप देखो कि सेडिशन लॉ जो है वो रिपील कर दिया गया है और इसको डेड लेटर कहा गया। ऑस्ट्रेलिया में देखो कि 2010 में ही रिपील कर दिया गया। लेकिन बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्री है जैसे कि यूके है, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, घाना, जिसमें कि आज के भी डेट में सेडिशन जो लॉ है उसको अनडेमोक्रेटिक, अनडिज़ायरेबल और अननेसेसरी कहते हैं। तो फिर हमारे देश में भैया इसको हम लोग क्यों पाल पोस के रखें, यही नहीं समझ में आती। इससे रिलेटेड 2 केस है, एक केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है, जिसमें ये कहा गया कि सिटीजन के पास राइट है कि वो स्टे कर सकते हैं और साथ ही साथ वो लिख सकते हैं जो भी उनको गवर्नमेंट के बारे में फीलिंग्स होती है। साथ ही पी अलावी वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 1982 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि पार्लियामेंट को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करना और जुडिशियल सेटअप्स जो है ये ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग सिटीजन कहें। हमें यहाँ पे राइट टू फ्रीडम है। अगर हमें सरकार का काम अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सरकार हमें आप देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कितना बढ़ चुका है, तो क्यों ना आवाज़ उठाए हमारे यूथ्स। तो ऐसा है कि आवाज़ उठा रहे तो गलत है, हमें पकड़ के जेल में डाल दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर राइट टू फ्रीडम है तो इसका इस्तेमाल होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे आप बैकग्राउंड दिया गया है, तो इस बैकग्राउंड को अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, बट इसका कोई यूज़ नहीं है। फाइन, आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट्स में। तो सबसे पहले कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे टू हैव फुल स्ट्रेंथ ऑफ 34 जजेस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिसमें कि पूरे सैंक्शन सीट्स जो है फिल्ड हो गए, 34 जजेस आ चुके हैं। आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ 32 जजेस है 34 जजेस में। और एज़ पर आर्टिकल 124 का 1 देखें, जिसमें ये कहा गया है पार्लियामेंट बाय लॉ जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। तो पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया जाता है, जिससे कि आप देखो कि टाइम टू टाइम जो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे स्ट्रेंथ होती है जजेस की, टोटल स्ट्रेंथ उसको इंक्रीज़ किया जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि इसको फुल स्ट्रेंथ में रखने की ज़रूरत है। 34 है तो 34 जजेस लेकर आओ, बट आप देखते हो कि जजेस की कमी है, ये भी एक अलग ही प्रॉब्लम है। जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, जो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं अंडर आर्टिकल 124। और जो अपॉइंटमेंट करने का यहाँ पे एक सिस्टम है जिसे कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम में सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, 4 सीनियर मोस्ट जजेस, जिनकी रिकमेंडेशन से ही ये पता चलता है और प्रेसिडेंट को बताया जाता है कि ये 4-5 नाम है जिसमें से किसी एक को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दो। कॉलेजियम सिस्टम है जो कि 3 जजेस केस से निकल कर आए। फर्स्ट जज केस जिसे एसपी गुप्ता केस कहते हैं, ये 1981 का था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे रिकमेंडेशन दी गई थी, जो कि सीजीआई के द्वारा बनाया गया था। और साथ ही यहाँ पे आप देखो कि सेकंड जज केस है जिसको यहाँ पे 1993 में लाया गया था। ये कहा गया था यहाँ पे आपके 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो है वो बताएंगे, रिकमेंड करेंगे। थर्ड जज केस आया जिसमें ये कहा गया कि 4 सीनियर मोस्ट जज जो है वो यहाँ पे रिकमेंड करेंगे नाम। तो इसी को हम लोग फॉलो करते हैं। कॉलेजियम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कमेटी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और 3 मेंबर ऑफ हाई कोर्ट जो है वो यहाँ पे होते, इनके द्वारा नाम बताया जाता है। प्रेसिडेंशियल पोल है 2022 का। तो देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट की जो है इलेक्शन की बात की जा रही है, 5 ईयर टर्म्स पूरी हो गई हैं। तो वैल्यू ऑफ वोट है एमपी का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, ये बेस्ट होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्टेड पर्सन है, मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ का, जिसमें कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर भी इंक्लूड हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है। देखिए फर्स्ट जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था वो 1952 में हुआ था और इस बार का जो नंबर है वो 494, तो ये जो था वो 494 था, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल की अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फिर से इंटर स्टेट काउंसिल बनाया गया। तो ये पावर है अंडर आर्टिकल 263, जिसमें कि प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश कर सकते हैं इस तरीके की काउंसिल और डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो काउंसिल के मेंबर हैं उनका क्या नेचर है, क्या ड्यूटीज़ वो परफॉर्म करेंगे। और ये जो यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल बनाने का रिकमेंडेशन दिया गया है वो सरकरिया कमीशन के द्वारा दिया गया है। और इंटर स्टेट काउंसिल जो है ये रिकमेंडेटरी इन नेचर है, ठीक है, जहाँ पे आप देखो इंटर स्टेट, सेंटर स्टेट और सेंटर यूनियन टेरिटरीज रिलेशंस है। कंपोजिशन क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होंगे और चीफ मिनिस्टर जो सारे स्टेट के होते हैं और 6 यूनियन मिनिस्टर्स जो है इसके मेंबर हैं। चीफ मिनिस्टर जो यूनियन टेरिटरीज़ के हैं जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली है और एडमिनिस्ट्रेटिव जो कि यूनियन टेरिटरीज़ है जिसमें कि लेजिस्लेटिव नहीं है, वो भी इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर होते हैं। साथ ही यूनियन होम मिनिस्टर है जो कि यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होते हैं। तो देखिए दीज आर वेरी कन्फ्यूजिंग टर्म्स, तो इसको आप लोग क्लियर करते हुए चलना, ठीक है। तिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशन है, तो ये डिक्लेरेशन किस लिए है? तो फर्स्ट नेशनल विमेन लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस हुआ है केरल में, जिसमें कि तिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशन निकल कर आया। तो इसमें ये कहा गया कि 33% जो रिजर्वेशन है विमेन का लोकसभा में, इसको यहाँ पे फिल करना चाहिए और स्टेट लेजिस्लेचर में भी। फाइन। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंक्लूड्स एज पैनल साइन फाइनल ऑर्डर। तो डिलिमिटेशन कमीशन जो कि मार्च 6 में ये आपका जो है सेटअप किया गया था, जिसमें क्या होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी की जो बाउंड्री है उसको लिमिट करते हैं। तो क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो पहले स्टेट था अब यूनियन टेरिटरीज़ बन गई है, 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड हो गया है, तो इसलिए डिलिमिटेशन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ है कि वो फिर से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्री को सेट करे, ठीक है।
अगर हम लोग देखें तो आर्टिकल 82 है जिसमें पार्लियामेंट के द्वारा डिलिमिटेशन एक्ट जो है वो लाया जाता है हर एक सेंसस के बाद। तो सेंसस क्या होता है, जनगणना, जो कि हर 10 साल में होता है। बट क्योंकि इस बार 2021 में कोविड की महामारी थी, इसलिए हम लोग जो है अभी सेंसस लेकर नहीं आ रहे, 2024 तक ये आएगा। और डिलिमिटेशन कमीशन आप देखो 1952 में ये बनाया गया, फिर 1963, 1973 और 2002 में। फिर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिससे कि जो प्रोसेस है डिलिमिटेशन का लोकसभा और स्टेट असेंबली का, उसको फ्रीज कर दिया गया था। कब तक? 2026 तक, कि 2026 के बाद ही यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन का फॉर्मेशन होगा। बट यहाँ पे फिर आप देखो कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, जिसकी वजह से ये फिर से बना। आर्टिकल 170 अगेन यहाँ पे है, जिसमें कहा गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली के कंपोजिशन के बारे में डिस्क्राइब किया गया। डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अपॉइंट होते हैं और ये काम करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन है, आप देखो कि अगर कोई हिंदू टेम्पल है उसको वहाँ पे हटा के अगर मुस्लिम का मॉस्क बनाया जा रहा है, तो इस तरीके का जो कन्वर्जन होता है उसको रोकने के लिए हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का कानून है। तो आप देखो कि राम जन्मभूमि जो बाबरी मस्जिद केस है उसमें ये अप्लाई नहीं होता है, बाकी हर एक जगह ये अप्लाई होता है। गवर्नमेंट फ्लैग लो स्कोर इन वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर। तो देखिए इंडिया का जो स्कोर है वो बहुत ही नीचे है, तो अगेन हम लोग नीचे से टॉप किए हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 डायमेंशन यहाँ पे है। ये कौन सी रिपोर्ट है? तो ये है वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर। तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो आपका वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर है, इसमें एग्रीगेट और इंडिविजुअल गवर्नेंस इंडिकेटर है, जो कि 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ को यहाँ पे ये देखते हैं। 6 डायमेंशन है इनका कि किस किस तरीके से जो है ये मेजर करते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है, गवर्नेंस कैसा है। तो 6 डायमेंशन आप देखो, ये कहा जा रहा है सबसे पहले वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी कितनी है देश में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस है कि नहीं, रेगुलेटरी कैसा है, रूल ऑफ लॉ है, कंट्रोल ऑफ करप्शंस पे है कि नहीं। लास्ट है यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये रिलीज़ किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया के द्वारा हाईलाइट किया गया है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है जर्नलिस्ट को, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन और नेटिजन्स को हमारे देश में, और गवर्नमेंट का एफर्ट्स क्या है कि इस तरीके की फ्रीडम उनको दे। ठीक है, तो हमारे यहाँ की प्रेस मीडिया आप लोग जानते ही हो कि उनको फ्रीडम है, वो तो कुछ भी बोल के चले जाते हैं, लेकिन हर एक देश में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। तो इंडिया की अगर हम लोग रैंक देखें तो ख़राब हो चुकी है, यानी कि 142 कहाँ हम लोग जो थे, अब यहाँ पे 150 है 2022 में। फाइन, तो इसलिए ध्यान रखना है। तो ये गाइस हमारे यहाँ पे पॉलिटी एंड गवर्नेंस की जो भी आर्टिकल थी वो कंप्लीट हो गई है। चलिए अब देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में पूछा था उसका आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि अंडर विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो ट्राइबल लैंड का ट्रांसफ़र है अगर प्राइवेट पार्टीज़ को कर दी जाती है माइनिंग के लिए तो इसको नल एंड वॉइड कहा जाएगा। तो किस शेड्यूल के तहत था? तो देखिए ट्राइबल जो पीपल है यहाँ पे वो 5th और आप लोग यहाँ पे 6th से कंफ्यूज हो सकते हो, बट 3rd में ये नहीं है। 3rd में ओथ के बारे में है। 9th में आपका जो है उस तरीके के कानून को रखा जाता है जिसमें कि किसी भी तरीके का वो नहीं करना है, मतलब कि आगे चल के अमेंडमेंट नहीं। 12th शेड्यूल हमारा म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा 5th शेड्यूल रहेगा। ओके, तो ये प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स की क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। और मेरे आंसर देने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी भी आंसर ज़रूर नोट डाउन कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना रिटेन किया। यहाँ पे 9th शेड्यूल की बात की जा रही है कि किसके प्राइम मिनिस्टरशिप में इसको लाया गया था, तो ये है जवाहरलाल नेहरू। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं सेडिशन क्या है, कैसा है? तो सेडिशन एक आप देखो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें बिल नहीं दिया जाता है। साथ ही इसमें कॉग्निजेंस भी है, कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है और नॉन बेलेबल है, ये दोनों होगा। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ द अबव भी कुछ होना चाहिए, तो ये दोनों है। यानी कि कॉग्निजेबल है कहने का मतलब है कि यहाँ पे वारंट की ज़रूरत नहीं है, अरेस्ट कर लो किसी को भी। फाइन। इम्प्रिजमेंट की यहाँ पे पनिशमेंट कैसा दिया जाता है? तो ये तो आप जानते हो कि लाइफ इम्प्रिजमेंट यहाँ पे दे दी जाती है कि जाओ भाई जेल में ही रहना। ओके, तो गाइज़ इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और पहले की जो लेसन है उसे भी मैं कंप्लीट कराते रहूँगी, तो उसके लिए आप लोग को परेशान नहीं होना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखती हूँ। अगर आप लोग को इसी तरीके से हर एक मंथ की विज़न आईएएस की मैगजीन्स अगर आप लोग को यहाँ पर डिस्कशन हमारे साथ करनी है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का पार्ट बन सकते हो। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और अगर फिर भी कोई डाउट क्वेरी सजेशंस है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना, मिलती हूँ कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू।